हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज के इस 9th क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है एफ एंड ओ बैंक। एफ एंड ओ बैंक के ऊपर वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम एफ एंड ओ की एक मास्टर क्लास चला रहे हैं और मैं चाहता हूं कि एफ एंड ओ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया जाए। इसलिए मैं एफ एंड ओ बैंक के ऊपर एक फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ, एक नई वीडियो बना रहा हूँ विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज की इस 9th क्लास को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एफ एंड ओ बैन होता क्या है। तो एफ एंड ओ बैन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है कि इसको समझना मुश्किल है। एफ एंड ओ बैन का जो सिंपल सीधा मतलब होता है वो ये होता है कि कोई भी स्टॉक अगर एफ एंड ओ बैन के अंदर आ जाता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर फ्रेश ट्रेडिंग बैन हो जाती है, रुक जाती है, उसके अंदर आप फ्रेश ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सिंपल सीधा मतलब होता है एफ एंड ओ बैन का ये। तो इसलिए एफ एंड ओ बैन को समझना कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सीधा यही मतलब होता है एफ एंड ओ बैन का कि अगर कोई स्टॉक एफ एंड ओ बैन के अंदर आ गया तो उसके अंदर आप फ्रेश ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्टॉक के अंदर फ्रेश ट्रेडिंग बैन हो जाती है, रुक जाती है एक्सचेंज और सेबी के जरिए। अब कोई भी स्टॉक एफ एंड ओ बैन के अंदर कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, ऐसा क्या हो जाता है स्टॉक के अंदर जो वो एफ एंड ओ बैन के अंदर आ जाता है। तो एफ एंड ओ बैन के अंदर कोई भी स्टॉक तब आता है जब उस स्टॉक के अंदर जो लिमिट डिसाइडेड है उस लिमिट से ज्यादा पोजीशन बिल्डअप हो जाती है, चाहे वो तेजी की पोजीशन हो चाहे वो मंदी की पोजीशन हो। जब लिमिट से ज्यादा पोजीशन बिल्डअप हो जाती है तो वो स्टॉक जो होता है वो एफ एंड ओ बैन के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, मान लो कि रिलायंस के अंदर कोई पॉजिटिव खबर आई जिसके चलते रिलायंस के अंदर लोग जो है वो एफ एंड ओ में रिलायंस में पोजीशन बिल्डअप करने लग गए। अब रिलायंस के अंदर जो लिमिट डिसाइडेड है अगर उस लिमिट से ज्यादा पोजीशन बिल्डअप हो जाएगी तो रिलायंस क्या होगा, रिलायंस एफ एंड ओ बैन में आ जाएगा। या फिर मान लो कि रिलायंस के अंदर कोई नेगेटिव खबर आई और उस नेगेटिव खबर के चलते सब लोग रिलायंस को शॉर्ट करने बैठ गए, मतलब वहां पे हद से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो गई। और जब लिमिट से ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो जाएगी तब भी रिलायंस का स्टॉक क्या हो जाएगा, एफ एंड ओ बैन में आ जाएगा। तो बेसिकली जब किसी भी स्टॉक के अंदर उसकी लिमिट से ज्यादा पोजीशन बिल्डअप होने लग जाती है, चाहे पॉजिटिव पोजीशन बिल्डअप हो चाहे नेगेटिव पोजीशन बिल्डअप हो, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक जो होता है वो एफ एंड ओ बैन में आ जाता है। अब ये जो लिमिट डिसाइड की जाती है हर एक एफ एंड ओ के स्टॉक को लेके, ये लिमिट कौन डिसाइड करता है, तो ये लिमिट जो होता है ये सेबी और एक्सचेंज डिसाइड करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो लिमिट होती है जिसके ब्रेक होने के बाद एफ एंड ओ का कोई भी स्टॉक एफ एंड ओ बैन में आ जाता है, ये लिमिट क्या होती है, ये लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है। तो देखो, कोई भी कंपनी या कोई भी शेयर जो कि एफ एंड ओ के अंदर ट्रेड कर रहा है, उस शेयर का, उस कंपनी की जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होती है, उस लिमिट की जब 95% लिमिट ब्रीच हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक जो होता है वो एफ एंड ओ बैन में आ जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्या होती है। तो कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल कंपनी ए है या फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के अंदर टोटल 1 लाख शेयर्स है। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के जो टोटल शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट के अंदर वो 1 लाख शेयर्स है। अब 1 लाख शेयर्स में से मान लो कि 75% यानी कि 75,000 शेयर जो है वो प्रोमोटर के हैं। तो प्रोमोटर के जो शेयर्स होते हैं उसको हटाने के बाद जो हमारे पास कैपिटल बचती है, जो हमारे पास शेयर्स बचते हैं, इस एग्जांपल में हमारे पास कितने शेयर बचे, 25% यानी कि 25,000 शेयर्स। तो जो प्रोमोटर के शेयर्स हटाने के बाद जो हमारे पास शेयर्स बचते हैं उन शेयर्स का 20% यानी कि 25,000 का 20% कितना हो गया, 5,000। तो 5,000 ये जो होती है ये हमारी होती है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो इसी तरीके से हर एक एफ एंड ओ स्टॉक की जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है उसको कैलकुलेट किया जाता है और उस लिमिट की जब 95% लिमिट ब्रेक हो जाती है तो फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक जो होता है वो एफ एंड ओ बैन में आ जाता है। अब जब स्टॉक एफ एंड ओ बैन में आ गया तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि उस स्टॉक के अंदर आप फ्रेश ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रेश ट्रेडिंग मतलब हम इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों ही टाइप की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। जब कोई भी स्टॉक एफ एंड ओ बैन में आ जाता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपको इंट्राडे में जितना ट्रेड करना है कर सकते हो, लेकिन आप उस ट्रेड को ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप लोगों को उस ट्रेड को 3:30 बजे से पहले पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। तो इसलिए अगर कोई स्टॉक एफ एंड ओ बैन के अंदर आ जाता है लिमिट से ज्यादा पोजीशन बिल्डअप होने की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर कंप्लीटली किसी भी तरीके से फ्रेश पोजीशन बिल्डअप नहीं कर सकते। आप इंट्राडे जितनी चाहे पोजीशन बिल्डअप करना चाहो कर लो, लेकिन आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब तक कि वो स्टॉक एफ एंड ओ बैन से बाहर ना आ जाए। अब जिस तरीके से एफ एंड ओ बैन में आने की एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया है, उसी तरीके से एफ एंड ओ बैन से बाहर जाने का भी, मतलब बाहर निकलने का भी
एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया है, और वो क्या, जो हमारी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, जब वो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% से नीचे आ जाएगी किसी भी स्टॉक की, तब वो पर्टिकुलर स्टॉक एफ एंड ओ बैन से बाहर आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एफ एंड ओ बैन में आने के लिए तो 95% का ब्रेक होना जरूरी है और एफ एंड ओ बैन से बाहर जाने के लिए 80% का ब्रेक होना जरूरी है, तो ये 15% का डिफरेंस क्यों है? तो ये जो 15% का डिफरेंस होने का यहाँ पे जो रीजन है वो ये है कि जो वॉलेटाइल स्टॉक होता है, जो हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर अगर मान लो 95% से नीचे आने पे अगर वो एफ एंड ओ बैन से बाहर आने लग गए, तो हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स के अंदर फ्रेश 1-2% की पोजीशन बिल्डअप होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स होंगे वो आज एफ एंड ओ बैन से बाहर आएंगे 95% की लिमिट नीचे आने के बाद, और अगले ही दिन 1-2% ऊपर लिमिट हो जाएगी तो फिर एफ एंड ओ बैन में आ जाएंगे। तो ऐसे तो वो एक दिन बाहर एक दिन अंदर ऐसे चलता रहेगा उनका। तो इसलिए यहाँ पर अंदर आने के लिए 95% की लिमिट डिसाइड की गई है, लेकिन बाहर आने के लिए 80% की लिमिट, ताकि किसी भी स्टॉक को वापस एफ एंड ओ बैन में आने के लिए कम से कम 2-3 दिन का टाइम पीरियड लग जाए। अच्छा, अब अगर मान लो कि कोई स्टॉक एफ एंड ओ बैन के अंदर जो आया है वो एक्सेसिव, हद से ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होने की वजह से एफ एंड ओ बैन के अंदर आया है, तो एफ एंड ओ बैन के अंदर आने के बाद उस स्टॉक के अंदर जो डाउन मूव है वो हमें रुकते हुए देखने को मिल जाएगी, या फिर हमें एक अपोजिट मूव, एक अप मूव देखने को मिल जाएगी उस स्टॉक के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि एफ एंड ओ बैन के अंदर आने के बाद आप कोई भी फ्रेश पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे के अंदर आपको जितनी पोजीशन बिल्डअप करनी है कर लो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब मान लो किसी स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होने की वजह से वो स्टॉक एफ एंड ओ बैन के अंदर आया, यानी कि लोगों का उसके ऊपर जो व्यू था वो नेगेटिव था। अब एफ एंड ओ बैन के अंदर आने के बाद आप लोग उसके अंदर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन तो बिल्डअप कर नहीं सकते ओवरनाइट के लिए, क्योंकि फ्रेश ओवरनाइट पोजीशन बिल्डअप करना तो वहां पे बैन हो गया, जिसकी वजह से होता क्या है कि वहां पे जो शॉर्ट बिल्डअप होती है वो रुक जाती है, लोग फ्रेश शॉर्ट नहीं कर पाते हैं, और जिन लोगों की ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन है उन लोगों को ये चीज समझ में आ जाती है कि अब फ्रेश शॉर्ट पोजीशन तो बिल्डअप होगी नहीं और लोग शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर नहीं पाएंगे, तो मतलब ये और नीचे जाने के चांसेस के कम है। तो वो लोग भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से या तो हमें उस स्टॉक के अंदर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलती है या फिर एक अप मूव देखने को मिल जाती है। अब ये तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन के केस में बताया कि अगर किसी के अंदर शॉर्ट पोजीशन हद से ज्यादा बिल्डअप होने की वजह से अगर कोई स्टॉक एफ एंड ओ बैन में आता है तो उसके अंदर किस टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है। और सेम टाइप का प्राइस एक्शन हमें ऐसे स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल सकता है जिस स्टॉक के अंदर हद से ज्यादा पॉजिटिव पोजीशन लॉन्ग बिल्डअप होने की वजह से अगर वो एफ एंड ओ बैन में आया है तो उसके अंदर भी सेम टाइप का हमें प्राइस एक्शन, सेम टाइप की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि एफ एंड ओ बैन के अंदर आने के बाद उस स्टॉक के अंदर अप मूव कंटिन्यू ही रहे, कोई साइडवेज मूव या डाउन मूव ना आए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, लॉन्ग पोजीशन अगर हमें बिल्डअप करनी होती है तो अगर हमें एफ एंड ओ में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का मौका नहीं मिलता तो हम किसी भी स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन डिलीवरी लेके भी बिल्डअप कर सकते हैं, जबकि हम शॉर्ट पोजीशन कैश मार्केट में नहीं क्रिएट कर सकते। इसलिए हद से ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप होने की वजह से अगर कोई स्टॉक एफ एंड ओ बैन में आता है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एफ एंड ओ बैन में आने के बाद हमें मूवमेंट कंटिन्यू देखने को ना मिले। वहां कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पे लोग पोजीशन जो है वो डिलीवरी लेके भी बिल्डअप कर सकते हैं कैश मार्केट में। इसलिए अब ये तो बात हुई कि एफ एंड ओ बैन के अंदर आने के बाद हमें स्टॉक्स के अंदर किस टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है। एफ एंड ओ बैन से बाहर आने के बाद हमें किस टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है, अगर हम उसकी बात करें तो एफ एंड ओ बैन से बाहर आने के बाद हमें स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिलती है वो जनरली हमें सेम वैसी ही मूवमेंट देखने को मिलती है जैसे कि हमें एफ एंड ओ बैन के अंदर आने से पहले देखने को मिली है। अगर मान लो किसी स्टॉक के अंदर एफ एंड ओ बैन में आने से पहले अप मूव हमें देखने को मिल रही थी तो हमें एफ एंड ओ बैन से बाहर आने के बाद भी अप मूव देखने को मिल सकती है। अगर किसी स्टॉक के अंदर एफ एंड ओ बैन में आने से पहले हमें डाउन मूव देखने को मिल रही थी तो हमें एफ एंड ओ बैन से बाहर आने के बाद उस स्टॉक के अंदर डाउन मूव ही कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई भी स्टॉक एफ एंड ओ बैन से बाहर आता है तो जो लोग एफ एंड ओ बैन में आने की वजह से अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए थे वो लोग एफ एंड ओ बैन से बाहर आने के बाद उस स्टॉक के अंदर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। मतलब कि अगर मान लो किसी स्टॉक के अंदर एफ एंड ओ बैन में आने से पहले अप मूव देखने को मिली, लेकिन एफ एंड ओ बैन में आने की वजह से कोई पर्सन अगर उस स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं कर पाया तो वो वेट करेगा कि वो स्टॉक एफ एंड ओ बैन से बाहर आए और वो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करे, जिसकी वजह से एफ एंड ओ बैन से बाहर आने के बाद हमें सेम टाइप की मूव देखने को मिलेगी, यानी कि अप मूव भी देखने को मिलेगी। और सेम हमें डाउन मूव के केस में भी देखने को मिलता है। अगर किसी स्टॉक के अंदर एफ एंड ओ बैन में आने से पहले हमें डाउन मूव देखने को मिल रही थी
और एफ एंड ओ बैन में आने की वजह से अगर कोई पर्सन उस स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं कर पाया तो उस स्टॉक के एफ एंड ओ बैन से बाहर आने के बाद वो पर्सन उसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने के बारे में सोचेगा, जिसकी वजह से हमें वही शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू देखने को मिल सकती है एफ एंड ओ बैन से बाहर आने के बाद। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एफ एंड ओ बैन में अगर कोई भी स्टॉक आ जाता है तो उस स्टॉक के अंदर आप कोई भी फ्रेश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे में आपको जितनी पोजीशन बिल्डअप करनी करो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज ये बताना भूल गया, मान लो कि अगर एफ एंड ओ बैन में आने से पहले किसी स्टॉक के अंदर आपने कोई पोजीशन बिल्डअप कर रखी है और जिस स्टॉक के अंदर आपने पोजीशन बिल्डअप कर रखी वही स्टॉक अगर एफ एंड ओ बैन के अंदर आ गया तो आप लोग क्या कर सकते हो। तो अगर मान लो आपने जिसके अंदर पोजीशन बिल्डअप कर रखी है वही एफ एंड ओ बैन के अंदर आ गया तो आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप लोगों को अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा या फिर नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज होगी, बिल्कुल नहीं। अगर मान लो किसी पर्सन के पास पहले से ही कोई पोजीशन है उस स्टॉक की जो कि एफ एंड ओ बैन के अंदर आ गया तो फिर वो पर्सन जो है वो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, उसके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया तो आप लोग भी फिर फ्रेश पोजीशन बिल्डअप नहीं कर सकते और उसको स्पेशली कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते। इंट्राडे में तो आप कर ही सकते हो लेकिन आप कोई फ्रेश पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपके पास किसी ऐसे स्टॉक के अंदर पहले से ही पोजीशन होती है जो कि एफ एंड ओ बैन के अंदर आ गया तो फिर आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों की जो पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड रहेगी, आप लोग उसको कैरी कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखो कि अगर आपने एक बार पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी तो उसके बाद आप कोई भी फ्रेश पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास के आज के इस 9th क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आज के इस क्लास में मैंने आप लोगों को एफ एंड ओ बैन से रिलेटेड जितनी भी चीजें समझाई हैं वो सभी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।